जम्मू कश्मीर चुनावों के दूसरे फेज में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, चाहे फिर वो डुग्गर प्रदेश हो या हो धरती का हेवन। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 37। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और दूसरे फेज में भी आज अच्छी खासी बम्पर वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई। कई सारे रिकॉर्ड टूटे और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई और किस में सबसे कम, इस पर भी बात करेंगे। राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, स्मृति ईरानी आज जम्मू में थे, किसने क्या बयान दिया उस पर भी बात करेंगे। और किस किस का भविष्य हो गया ईवीएम में बंद, उस पर भी बात करेंगे। और एक और खास, फॉरेन से मेहमान आज पहुंचे थे श्रीनगर, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत आज की बम्पर वोटिंग की। जम्मू कश्मीर 2024 विधानसभा चुनावों का आज दूसरा फेज था, जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डाले जाने थे। जम्मू के 3 जिले और कश्मीर के 3 जिले वोटिंग में थे। कुल मिलाकर 11 सीट्स जम्मू की और 15 सीट्स कश्मीर की। अच्छी खासी वोटिंग सभी सीट्स पर हुई, मगर रिकॉर्ड तोड़ा 2 हिस्टोरिकल विधानसभा क्षेत्रों ने। जम्मू से माता वैष्णो देवी कटरा में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो वहीं श्रीनगर की एक और हिस्टोरिकल माने जाने वाली हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे कम 20% से भी कम पोलिंग रिकॉर्ड हुई। हालांकि एक्यूरेट आंकड़े जो हैं, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास नहीं अभी आए, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जब तक आप ये प्रोग्राम देखेंगे एग्जैक्ट आंकड़े आ चुके होंगे और आप हमारी वेबसाइट पर और हमारे फेसबुक पेज पर भी वो आंकड़े देख पाएंगे। मगर सबसे पहले बात ये करते हैं कि बम्पर वोटिंग इशारा नए जम्मू कश्मीर में बदलाव का। पवन जी, दूसरा फेज बम्पर वोटिंग, सबसे ज्यादा वोटिंग जम्मू की माता वैष्णो देवी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 75% से ज्यादा और सबसे कम हब्बा कदल में 20% से कम, बाकी इनके बीच में। तो कैसे देखते हैं? देखिए, माता वैष्णो देवी विधानसभा जो है पहली बार अपने स्वरूप में आई है जी, और ये बहुत कम वोटर हैं, जहां पर लगभग 56,000 के अगर जो लोकसभा के समय के बाद का अभी तक थोड़ा बढ़ा है, तो 54-5 के करीब बताया जा रहा, नहीं तो पहले कम थे। तो छोटी विधानसभा होने के चलते एरिया छोटा होता है, तो लोगों के अंदर जो कैडर होता है उनमें अंदर एक जज्बा होता है सब लोगों से वोट डलवाए जाएं। तो मुझे तो लग रहा था कि 80 क्रॉस होगी शायद, जो फाइनल एक्यूरेट अभी तक जो आंकड़े 75 से ऊपर है, 80 तक होगी, क्योंकि 80 होनी चाहिए जी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में ये इस आंकड़े तक पहुंच गई थी जी। 46,000 वोट जो है वो पोल हुआ था जी लोकसभा चुनावों में जी। उम्मीद है बढ़ जाएगी और बाकी वालियों में भी बढ़ेगी, लेकिन हवा कदल में कम हुई है जी। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पहले भी होती हो, लेकिन कश्मीर में फिर भी अच्छी वोटिंग हुई है और जम्मू संभाग में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और बड़ी खास चीज देखने को मिल रही है, हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी भी श्रीनगर शहर के बीच में, और श्रीनगर शहर में चरारे शरीफ भी है। चरारे शरीफ में 66% से ऊपर जा रही है। तो श्रीनगर में मुझे लगता है कैंडिडेट्स को भी देखकर वोट डाला गया है क्या? अच्छा, जहां से छानपुरा से अल्ताफ बुखारी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी 36 से 40 के बीच में हुई है। तो वहां पर मुझे लगता है कश्मीर में कैंडिडेट भी देखे गए हैं, समीकरण भी देखे गए हैं। और आपने एक बात कही थी हमारे जो लाइव में कि जहां बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे वहां भी वोट डिवाइड होगा, कम होगी शायद पोलिंग जी। इसमें एक चीज और भी है कि जिस इस इलाके में हो सकता है कि बहुत कम हुई हो सकता उस इलाके में एक अलग माइंडसेट वाले लोगों के उम्मीदवार ना हो। ये बड़ा फैक्टर है कश्मीर में। अगर वो अलग आइडियोलॉजी वाले हैं, जैसे इंजीनियर शीत के ग्रुप के हैं, या जमात का जिन्होंने पर्दा ओढ़ रखा, अगर वो हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा पोलिंग होगी। जिन इलाके में ये लोग नहीं होंगे वहाँ पर कम होगी, क्योंकि कुछ एक ऐसा तबका है जो सेंटिमेंट के चक्कर में वोट डाले नहीं जाता है। उनको उसी आधार के लोग चाहिए जिनको वो वोट डालेंगे। अगर उन कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग नहीं होंगे मैदान में, तो वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होगा। अच्छा, उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना, अल्ताफ बुखारी और चौधरी जुल्फ़िकार, चौधरी सुरिंदर, फिर आपके मुर्तज़ा खान, मुश्ताक बुखारी, अली मोहम्मद सागर, मुबारक गुल, जुगल किशोर शर्मा, इन सब की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। तो इतने बड़े दिग्गजों में से आपको क्या लगता है कि फेरबदल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में होगा? 26 तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है, 239 कैंडिडेट है।
फेरबदल कहाँ लग रहा है? फेरबदल की 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से सरप्राइजिंग रिजल्ट आ सकते हैं। वहां से आ सकते हैं। 5-7 विधानसभा ऐसी होंगी जहां से सरप्राइजिंग आएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला का मुझे लग रहा है दोनों विधानसभा में जो परसेंटेज रही है मिडल में रही है, 40 में रही है, 45 वो उनके हक में भी जा सकती है जी। हो सकता है उनके अपोजिट भी जाए, एंटी भी जा सकती जी। है, लेकिन हक में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इस तरह के जब समीकरण बनते हैं विधानसभा के भीतर, बड़े लीडर जब खड़े होते हैं उनके मुकाबले में जब छोटे कद के लीडर खड़े होते हैं तो दोनों का जो तालमेल होता है वो कम परसेंटेज पे आता है। और कई बार 2 कदावर नेता मैदान में आ जाते हैं और वोटिंग परसेंटेज हाई अप चला जाता है। और उस समय जो इस इलाके में पहले 2-3 बार जीत कर गया होगा उसके चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरे के बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और खास चीज़ है, कई सारी जगह इन्हीं सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जैसे हम देखते हैं कि करीबन 26 में आज वोटिंग थी तो 15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहां सीधा 1 to 1 मुकाबला है, नेक टू नेक की इसका इसके साथ, या 10-12 ऐसी हैं। कई बार उसमें ऐसा सरप्राइजिंग होता है कि मुकाबला 2 के बीच में होता है और तीसरा कोई नया आदमी जीत जाता है। उसको बोलते हैं, वो वाला भी लगता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग जी। वोटर ट्विस्ट करना, वोटर का फ्लोट होना और वोटर का जो मार्जिन है ओवरऑल पोलिंग का उसका संगठित होना, एकजुट होना। सपोज करिए कि मैं अगर एक पार्टी का कैंडिडेट हूं एक विधानसभा के भीतर, मेरा वहां पर 12 से 15,000 वोट पैट है, मेरा कैडर है जी। अब मुझे उन 12,000 के साथ 10 और लोगों का वोट अगर मिलता है तो मेरा 22 जो वोट है वो संगठित है, वो एक मतलब मेरा पेट वोट उसको बोलते हैं संगठित वोट, एक ग्रुप में वोट जो है वो मेरा। फिर उसके बाद होता है फ्लोटिंग वोटर। जो फ्लोटर्स होते हैं वो किस्मत बदलते हैं सबकी, क्योंकि फ्लोटर पे किसी का भरोसा नहीं होता, तो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो वोट ट्विस्ट करते हैं, वो ट्विस्ट कौन करता है? कम्युनिटीज़, आपकी जाति समीकरण, वो ट्विस्टिंग करते हैं। फ्लोटर वो होते हैं जो ऐसे आम होते हैं, वो उनको अगर एक ग्रुप की तरफ से इशारा आया, दूसरे का आया, वोट फ्लोट, दूसरे वाला नीचे, वो वाला ऊपर, ये एक बड़ा फैक्टर होता है विधानसभा। चलिए, कितनी फ्लोटिंग रहेगी, कितनी सीटों पर, ये तो 8 अक्टूबर को सामने होगा। मगर इंटरेस्टिंग बहुत होता है ऐसे रिजल्ट्स आना जहां समीकरण बदलते हैं, सरप्राइज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी आज जम्मू में थे, उसके बाद वो सोपुर भी गए और जम्मू में और सोपुर में दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर सरकार जो इस समय है एलजी गवर्नमेंट, उस पर भी आड़े हाथों लिया। सीधे उन्होंने कहा कि 1947 देश को आज़ाद होने के बाद पहली ऐसी स्टेट है जिसको यूटी बना दिया गया। शायद वो बार बार ये कहकर लोगों को सेंटिमेंटल कर रहे हैं। कितना होगा ये असर, ये बाद में पता चलेगा। मगर बड़ी बात यह है कि अटैक सीधा केंद्र सरकार पर करते हैं। ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर से पैसा लूटा जा रहा है, बाहर बड़े बिजनेस टाइकून्स को दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी की रैलियों का आज तो खैर चुनाव निकल गया, अब तीसरे चरण का, आखिरी चरण का चुनाव बाकी है। पवन जी, कितना असर होगा? राहुल गांधी अब ताबड़तोड़ दौरे पर आ गए हैं अपने। देखिए, कोई भी बड़ा लीडर जब लास्ट लेग चुनावों में होती है, उस समय जब आते हैं, उस समय वोटर के ऊपर इंप्रेशंस बहुत डाला जाता है जी। और जो वोटर होता है, एक तो पार्टी का अपना वोटर है जिसने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को ही देगा या बीजेपी को ही देगा, लेकिन एक तबका ऐसा होता है वो ये सोचता है कि इस कैंडिडेट को मैं वोट दूंगा तो मुझे फ़ायदा क्या होगा, क्या इसका दिल्ली का नेतृत्व जो है उसका विज़न क्या है। आम लोग मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं, सब लोग मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट जो हैं जो लीडर बोलता है उस पर भरोसा करते हैं। तो लास्ट टाइम पे अगर पीएम मोदी का दौरा होता है, अमित शाह का होता है, राहुल गांधी का होता है, प्रियंका का होता है, तो उन इलाकों में वोटरों के ऊपर एक छाप छोड़ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आज जो राहुल गांधी की रैली थी, इसमें उन्होंने जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट, अपना गांधीनगर साउथ आरसपुरा और बाहू, 4 विधानसभाओं के जो लीडर थे वो स्टेज पे थे। बिश्नाह के भी थे, हाँ, बिश्नाह और नगरोटा के भी थे, हाँ, जो आसपास की विधानसभा सब आगे, उनको पता कम समय है, ज़्यादा जगह नहीं जाएंगे, तो सब लोग आए। वो एक मैसेज आता है सभी विधानसभाओं में कि आपका लीडर जो है आपके लिए आया था, उसने क्या मैसेज दिया है, फिर वो मैसेज आगे लोगों तक कैडर पहुंचा। एक और खास चीज़ देखने को मिली आज पवन जी कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता, क्योंकि वो एक तरह से स्टार कैंपेनर हैं कांग्रेस के, वो कैंडिडेट को एक कैंडिडेट को उनके नाम से बुला रहे थे, उनको बुलाया, उनको अपने पास बुलाया, हाथ से किया। तो ये कहीं ना कहीं इशारा ये करता है कि राहुल गांधी नज़दीकी है अपने कैंडिडेट्स के, ये इशारा एक कांग्रेस ने दिया। देखिए, 5-7 कैंडिडेट थे, रमन बल्ला को वो नाम से जानते हैं, बिश्नाह वाले कैंडिडेट को वो नाम से जानते हैं जी, जुगेश सानी उनके साथ पुराने हैं, उनके नाम को जानते हैं, टोनी चर्चित नेता हैं, बहुत जल्दी जुबान पे आ गए,
और उनका फेस भी ऐसा ही है, सब में पहचाने जाते हैं। तो ये खासियत भी होती है बड़े नेताओं की कि 10-12 लोगों के नाम अगर उनको याद हो तो वो जब नाम लेते हैं तो वो लहर जो है लोगों के बीच जाती है और लोगों से शोर आया, फिर शोर आता है कि पर्सनली जानते हैं, हाँ। है ना। तो जैसे हम शो करते हैं कि बोलते हैं कि नीरज कुंदन राहुल गांधी के करीबी हैं। तो जब कोई बड़ा लीडर नाम लेता है तो वो एक लोगों के अंदर वेव जाती है, ये तो जनाब पर्सनली जानते हैं उनको नाम भी ज़्यादा है। क्योंकि बड़ी जगह पर देखा गया है कि एक बड़ा नेता जब आता है, 4 विधायक होंगे तो वो एक जो सामने होगा उसका नाम होगा, बाकी 3 और विधायक भी हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और आज सरप्राइजिंग चीज़ जम्मू में हुई। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की जो अध्यक्षा हैं, वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनकी बेटी बीजबिहाड़ा से चुनाव में है और वहाँ पहले फेज़ में वोटिंग हो गई है। कश्मीर में आज श्रीनगर में जब वोटिंग हो रही थी उसी समय महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची और जम्मू के पुराने शहर परेड ग्राउंड में वो उन्होंने रोड शो किया। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अभी तक जम्मू शहर में कोई इस तरह की सभा नहीं की, मगर वो तो कांग्रेस के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं बावजूद इसके। मगर पीडीपी जिसके की कैंडिडेट तो हैं, कोई ज़्यादा असर, ज़्यादा वोट बैंक जम्मू में नहीं है, मगर ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो जम्मू के भी उतनी ही करीब हैं और उन्होंने रोड शो करके अच्छी खासी भीड़ भी जुटाई, लोगों को वेव भी किया, लोगों की तरफ स्माइल भी दी। तो महबूबा मुफ्ती का अचानक से दाव जम्मू आके परेड ग्राउंड में पुराने शहर में रोड शो करना, ये बताना कि मैं जम्मू की भी करीबी हूँ। आपको लगता है वोट बैंक तो कोई ज़्यादा नहीं बटोर पाएंगी, मगर एक कहीं ना कहीं एक अपने आप को जिंदा भी रखना है, हाँ, जम्मू में जिंदा रखने की जिंदा रखना है। और उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं, जम्मू ईस्ट में दिया है, वेस्ट में दिया है, बाहू में दिया है। तो जो कैंडिडेट दिए हैं उनका भी हौसला बढ़ जाता है कि मैडम हमारे लिए आई है, हमारा प्रचार कर रही है। क्योंकि यहीं से जो रीजनल पार्टीज हैं, जब उनका मुकाबला नेशनल पार्टी से होता है तो उनका जो कैडर मैदान में होता है, उनको पता होता है कि हम हारेंगे, हम ज़्यादा वोट नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनको ये भरोसा होता है कि आज मैडम हमारे पीछे अगर यहाँ पे आई हैं, कल को बड़ा चुनाव होता है, तख्ता पलटते टाइम थोड़ी लगता है। और जम्मू में भी वोट बैंक को जिंदा रखना और कैडर को ये बताना कि हम आपके पीछे खड़े हैं और 4 लोग जुड़ते भी हैं। तो सिर्फ महबूबा मुफ्ती या राहुल गांधी नहीं, बल्कि 2 फॉर्मर एमपी अमेठी के आज जम्मू में थे। जब राहुल गांधी जम्मू आए तो फिर वहां की एक और फॉर्मर सांसद स्मृति ईरानी कैसे पीछे रह सकती थी। तो बीजेपी ने स्मृति ईरानी को जम्मू में भेजा, स्टार कैंपेनर हैं, और जम्मू आकर सीधे वो आरएसपुरा गई, वहां पर एक रैली को संबोधित किया गाड़ीगढ़ में, और कल भी वो जम्मू में होंगी। कल वो जम्मू ईस्ट में युद्धवीर सेठी के लिए प्रचार करेंगी। कितना असर डालेंगी स्मृति ईरानी? हालांकि 3-4 महीने पहले जब से अमेठी से हारी हैं, बहुत शांत हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। वुमेन वोटर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनकी जो सेठी साहब की धर्मपत्नी है प्रिया सेठी, उनकी नज़दीकी भी हैं, ये उनके नज़दीकी भी हैं, गुजरात से हैं जी। तो उनके साथ ये दौरा हो सकता है, तो मातृशक्ति पे थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता है जब लीडर आता है, खासकर महिलाओं में ज़्यादा पड़ता है। आज एक और बहुत खास चीज़ हुई जो हमेशा से भारत दुनिया को बताना चाहता है, वही चीज़। एक फॉरेन डेलीगेशन आज कश्मीर पहुंचा हुआ था। खास तौर पे उन्होंने पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। इसमें सिंगापुर से, यूके से, यूएस से और कई देशों से कुछ डेलीगेट्स थे, और उन्होंने सब ने जब पोलिंग स्टेशन का दौरा किया तो ये कहा कि वाकई ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का जो तरीका है इलेक्शन कमीशन का और सरकार का जो एक सिस्टम है, बहुत ही बेहतर लगा। और कहीं पर भी डेमोक्रेसी को इतने अच्छे तरीके से पीसफुल तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी तारीफ की और ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देखी, और इससे एक अच्छा मैसेज दुनिया को जाता है कि भारत में खास तौर पे कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, जहां लोग भी जोश में हैं। तो पवन जी, ये एक दुनिया को मैसेज देने के कारण बुलाए गए थे डेलीगेट्स, या कुछ और साबित करने की जरूरत थी कि चुनाव हो रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वहाँ पर हर देश के डेलीगेशन जाते हैं। जब अभी थोड़ी देर पहले 2-3 जगह पे बाहर इलेक्शन हुए थे, तो इंडियंस डेलीगेट्स भी वहाँ गए थे। ये दरअसल वहाँ का क्या व्यवस्था है, किस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं, किस तरह के वहाँ पर लोगों के मूड हैं, क्या क्या लोग वहाँ पर अपने मुद्दे सामने रखते हैं। ये डेलीगेशन के साथ जो टीमें आई होती हैं, जो इंटरप्रेटर होते हैं, वो सब डाटा कलेक्ट करके उस डेलीगेशन को बताते हैं। तो डेलीगेशन का आना एक अच्छा संकेत होता है। किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कोई जो कंट्री है जो चुनाव करवाती है, तो वहाँ पर जब ये डेलीगेशन जाती
जाते हैं तो वहाँ पर तमाम जो उनके एम्बेसडर्स हैं, जहाँ वहाँ पर जो उनके छोटे छोटे प्रांत हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन है, इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो छोटे छोटे प्रांत हैं, वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं उनके साथ वो डेलीगेशन विजिट करता है, वहाँ का पूरा स्वरूप देखता है, किस तरह से चुनाव होते हैं, क्या क्या इनकी प्रणाली है, किस तरह के जो लोग हैं उनके किस तरह से हक हकूक़ को देखा जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर क्या रोल प्ले करती है। तो ये आते हैं, पहले भी आते थे जो डेलीगेशन। मगर इस बार की जो वोटिंग है जम्मू कश्मीर में जो है वो इसलिए ज़्यादा, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यूएनओ में ये मैसेज भी देना है कि जो प्रोपेगेंडा करने वाला डायस्पोरा है उसको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो पहले वाली स्थिति अब नहीं रही है। 370 हटने के बाद जहाँ पर कश्मीर के अंदर हमने बड़े बड़े सम्मेलन करवाए हैं, G20 करवाया है, और आज देखिए इलेक्शन के लिए इंटरनेशनल डेलीगेशन यहाँ पर आके बैठा। बहुत धन्यवाद। तो 4 दिन बचे हैं प्रचार के और 5 दिन आपके इंतजार के, यानी कि 4 दिन और केवल प्रचार के बचे हुए हैं, और उन 4 दिनों में अब जोर लगाया जाएगा तीसरे चरण की वोटिंग के लिए। हर पार्टी चाहेगी कि वोटिंग भी अच्छी खासी हो और उनके फेवर में भी हो। उसके लिए बड़े स्टार कैंपेनर भी पहुंचेंगे और छोटी छोटी सभाएं भी होंगी, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी। 4 दिन प्रचार चलेगा और 5वें दिन होंगी केवल अंदर खाते बैठ के और डोर टू डोर कैंपेन, और फिर 5वें दिन के बाद 6ठे दिन आप लोग वोट डालने जाएंगे तीसरे चरण के लिए, फाइनल फेज के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी, और तीसरे चरण में ही सबसे ज्यादा जम्मू से विधानसभाएं होंगी। तो पूरी तैयारी रखिए, अपने आप माइंड प्रिपेयर करिए कि वोट जरूर करना है, और कहां करना है उसकी भी सूझबूझ जरूरी है। कल के चुनावी चालीसा में जो खास रहेगा वो आपके तक पहुंचाएंगे, और अब प्रचार और तेज हो रहा है, कोशिश करेंगे हर छोटी छोटी चीज आपके तक पहुंचे और आप अच्छे से जान समझ पाएं कि आखिर चुनावों में हो क्या रहा है। हमारे कार्यक्रम को लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि लोगों तक भी चुनाव प्रचार के तरीके और वोटिंग में क्या हो रहा है वो पहुंच पाए। बहुत धन्यवाद, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।